हेलो एस्पिरेंट्स, इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस डेली GS1, GS2, GS3 और GS4 से। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह होता है जिससे कि आपको टाइम मिल सके खुद आंसर्स को अटेम्प्ट करने का और फिर उसके मॉडल आंसर का डिस्कशन इवनिंग में होगा। इस बीच जिन लोगों ने आंसर लिखे होते हैं वह अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, आपको बिगिनर से एडवांस बनाया जाए। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही रखा जाता है और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से फ्रेम किए जाते हैं जो अपकमिंग यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इस तरह से आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से अपने सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न और रिवाइज भी कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग को डेली रखने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी हैबिट डेवलप कर सकें आंसर्स को रोज लिखने की। कुछ जरूरी बातें उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहते हैं। एक बार में एक ही आंसर को भेजें। फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें। अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमें रिमार्क्स लिखने में। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इवैल्यूएटेड कॉपी को वापस भेजने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉपीज आने की वजह से 5 से 7 दिन का भी समय लग जाता है। बाकी आप किसी भी सोर्स से लिखे गए आंसर को भेज सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसी सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें। लास्टली, हमारी सिंसियर अपॉलजीज उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं और वो कैंडिडेट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी कॉपीज को चेक करवाना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ऐसा हो सके इन नियर फ्यूचर। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है।
जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट, Was it a precursor to affirmative actions post independence? Examine। इसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। यह आपका GS 1 के सिलेबस के टॉपिक द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है। पहला पार्ट पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पूना पैक्ट के कौन कौन से मेजर प्रोविजन हैं, उन्हें डिस्कस करिए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछ रहा है कि वाज इट अ प्रीकर्सर टू अफर्मेटिव एक्शंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब उस तरीके की चीज़ होना, पूना पैक्ट का होना पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाले समय में उसने पॉजिटिव चेंज लाने जैसा काम किया। अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है, लेकिन आज के समय में रिलेट करके लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। टेक्स्ट को समझने के बाद कंटेंट की बात करते हैं। इसका मेजर सोर्स बुक ही रहेगी, हिस्ट्री की बुक्स। और जो डायनामिक पार्ट पूछा गया है उसके लिए करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, चीज़ों को रिलेट करने वाली। तो इस तरह से हम उस कंटेंट को गैदर करेंगे और फिर अब बात करेंगे कि उसको स्ट्रक्चर में कैसे डालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन ब्रीफ बैकग्राउंड से दे सकते हैं। मोस्टली हिस्ट्री रिलेटेड आंसर्स इसी तरह शुरू होते हैं। फिर बॉडी के अंदर क्लासिफाई करके इफ़ पॉसिबल पूना पैक्ट के मेजर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे पार्ट को भी एड्रेस करेंगे कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के समय में इस पूना पैक्ट की वजह से डिप्रेस्ड क्लास के लिए पॉलिटिकल वॉइस बढ़ी और कई तरह के मेजर्स लिए गए SC और ST क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए। आई होप इससे कुछ आइडिया मिला होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी खुद अटेम्प्ट करिए। इसके मॉडल आंसर का डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आंसर की शुरुआत बेसिक बैकग्राउंड से दे सकते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 में, और यह पैक्ट डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ पर उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर की इलेक्टोरल सीट्स के अंदर रिजर्वेशन देने की बात पर हुआ था। इस पैक्ट के होने की बैकग्राउंड की बात करें तो शुरुआत कम्युनल अवार्ड से हुई थी, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट करने की बात करी थी। उनका एम था फॉरवर्ड क्लास, लोअर कास्ट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। लेकिन गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश हिंदूज को बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फास्ट रखा अनटू डेथ और इस तरह से यह अवार्ड रिपील हो गया। पर क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, तो हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करेंगे। सेपरेट हेडिंग बनाकर लिखेंगे मेजर प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट। बहुत ही ब्रीफली सारे पॉइंट्स को लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट हम दे सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। गांधी जी के साथ सेटलमेंट होने के बाद अंबेडकर मान गए कि डिप्रेस्ड क्लास का कैंडिडेट जॉइंट इलेक्टोरेट से इलेक्ट हो सकता है। पर दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ज़्यादा सीट्स रिजर्व की जाएं, और नतीजा ये हुआ कि कम्युनल अवार्ड में जितनी सीट मिलनी थी उससे ज़्यादा उन्हें इस सेटलमेंट से मिली। इस तरह से
उन्हें पब्लिक सर्विसेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन की एक अपॉर्चुनिटी मिली। साथ में पूना पैक्ट ने अश्योर किया डिप्रेस्ड क्लासेस का एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा पब्लिक सर्विसेज के अंदर। साथ में एजुकेशन से रिलेटेड जो एफर्ट्स दिए जा सकते हैं वह दिए जाएंगे। इस तरह से वह सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ गई उनकी सोसाइटी के बीच में। स्पेशली अपर क्लास के जो हिंदू थे, उन्होंने एम्पैथेटिक नज़रिए से उन्हें देखा और माना कि वह सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन है हिंदू सोसाइटी के अंदर। साथ में फिर पॉलिटिकल वॉइस भी उनकी बढ़ गई। यह मानने शुरू हो गया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें पॉलिटिकल वॉइस देने के लिए, जिससे कि वह बैकवर्डनेस से ऊपर उठ सकें। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर पूना पैक्ट का पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा, तो ब्रीफली पॉइंट्स में हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला और गहरा असर अंबेडकर जी की लीडरशिप का हुआ। वह डिप्रेस्ड क्लास के एक तरह से मसीहा बन गए और फिर पूरी सारी कंट्री ही खुद को मोरली रिस्पॉन्सिबल समझने लग गई कि यह उन्हीं की जिम्मेदारी है डिप्रेस्ड क्लास को अपलिफ्ट करने की। पूना पैक्ट में लिए गए स्टेप्स की वजह से ही इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो बहुत ही बड़े बड़े अफर्मेटिव प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उनका प्रीकर्सर पूना पैक्ट को ही कहा जा सकता है। और इस तरह से कई मेजर लिए जाने लगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अपलिफ्ट करने के लिए। अंबेडकर जब खुद चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो उन्होंने इंश्योर किया कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए सफिशिएंट सेफगार्ड्स हों जिससे कि उन्हें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। और इस तरह के सेफगार्ड्स उन्होंने फंडामेंटल राइट्स DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। क्वेश्चन की मेन डिमांड्स को पूरा करने के बाद हम लास्टली कंक्लूजन लिखेंगे। पूना पैक्ट ने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया और उन सभी लाखों दलितों की भी डेस्टिनी चेंज हो गई। लेकिन आंसर को बैलेंस करते हुए हम लिखेंगे कि अभी भी कई तरह के सोशल स्टिग्मा अटैच्ड हैं कास्ट सिस्टम से। देयरफॉर इसलिए हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए गांधीयन फिलॉसफी को और साथ में अंबेडकर जी की जो सोशल डेमोक्रेसी वाला नोशन है उसे अडॉप्ट करना चाहिए और एज अ गाइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वह आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने पहले थे। और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद द कोरोना आउटब्रेक डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर ऑन अ ट्रायल इन इंडिया, एलुसिडेट। यह क्वेश्चन 250 वर्ड्स के अंदर देना है और यह पेपर GS2 के अंदर के टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ सकता है। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की बात हो रही है कोरोना के टाइम पर। तो सिंपल वे में कह सकते हैं, अभी कोरोना आउटब्रेक की वजह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। फिर आप कीवर्ड देखिए, एलुसिडेट। इसका मतलब हो जाएगा कि आपको एग्जाम्पल्स, आपको फैक्ट्स, आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाना है कि यह स्टेटमेंट क्यों सही है। कंटेंट की बात करें तो यह मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं, जिससे कि एक बेहतर कंटेंट मिल सके। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू मिलना चाहिए। फिर बॉडी के अंदर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो किस तरह से अभी के टाइम पर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसे लिखने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। फाइनली फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि इस तरह की चीज़ को होने से कैसे बचाया जा सकता है, और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अटेम्प्ट करिए, हम इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। GS2 का क्वेश्चन था, कोरोना आउटब्रेक की वजह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म इंडिया के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम में है और इसे ही एग्जाम्पल देकर समझाना था। इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि कोविड-19 नो डाउट एक नेशनल हेल्थ डिजास्टर है, इसलिए स्टेट भी सेंटर की हेल्प लेने के लिए मजबूर है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज देखे गए। इस तरह से इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू देकर
आंसर की बॉडी लिखेंगे। पहले हम समझा सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारा क्या मतलब है और फेडरलिज्म से क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक सिस्टम वो जरिया हो जाएगा जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्री होता है, ओपन होता है, और इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि फीडबैक मिलता रहे। अपोजिशन अगर क्रिटिसिज्म करना चाहती है तो वो क्रिटिसिज्म हो सके। मीडिया या पब्लिक इंटरवेंशन अगर किसी एक्सपर्ट के थ्रू होना चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सके। वहीं दूसरी तरफ फेडरलिज्म हो जाएगा, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का शेयर होना। इतना बता देने के बाद हम क्वेश्चन की मेन डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिस्ट आउट कर देंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस इस पैंडेमिक की वजह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला, हमें पता ही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्लो है और बहुत धीरे हो जाता है क्योंकि बहुत डिस्कशन के बाद पे कोई डिसीजन को निकाला जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन के अंदर स्लो डिसीजन लेना एफर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से काफ़ी लॉज बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के पास किए गए हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए खतरा है। अगर राइट्स को लिया जा रहा है तो उन्हें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के थ्रू ही हटाना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि ये पॉसिबल नहीं है सारे प्रोसेस को या सारे स्टेप्स को फॉलो कर पाना। फिर कोविड-19 जैसी सिचुएशन में जो ब्रॉड पॉलिसी बन सकती है वो सेंटर ही फ्रेम कर सकती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर है वो लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पर उनके पास भी तो इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्हें लार्जली इग्नोर किया जा रहा है। फिर हम एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज इस तरह के निकले हैं जो आपस में, स्टेट्स के आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का पहले सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में रिफ्ट आए, और फिर उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट्स के बीच में। लास्टली हम बता सकते हैं कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सभी स्टेट्स के बीच में। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और कहीं बिल्कुल कमी है। और फिर हम कुछ मेजर्स देके और कंक्लूजन देके आंसर को बाइंड अप करेंगे। फर्स्ट बोल सकते हैं कि हेल्थ इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हायरार्किकल सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल काफ़ी इफेक्टिव है। हायरार्किकल सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल का मतलब हो जाएगा कि ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ मेडिकल ऑफिसर, और फिर ब्लॉक लेवल पे मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ प्रोफेशनल तालुक या फिर सब सेंटर लेवल्स पर। बाकी सेंटर को एश्योर करना चाहिए कि वह सभी स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प देगी और कोरोना वायरस आउटब्रेक जैसे इशू को पार्टीशन इशू नहीं बनाएगी किसी पर्टिकुलर स्टेट या कम्युनिटी के खिलाफ। एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे सकते हैं, इंडिया को इस पैंडेमिक से बीट करना ही है। लोगों की जान बचाने के साथ साथ इकोनॉमी को भी प्रिजर्व करना है, लेकिन साथ में हमारे जो फंडामेंटल पॉलिटिकल फीचर्स हैं उन्हें भी सेफगार्ड करना है। इसी तरह कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आर कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज दैट शुड ड्राइव इंडियाज स्टोरी इन फाइटिंग द कोविड क्राइसिस। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की वजह से ही इंडिया कोविड क्राइसिस को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फाइट कर सकता है। और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है 2.5 से 3 पेज के अंदर। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैन हेल्थ सेक्टर बी अ वे आउट ऑफ द मिडिल इनकम ट्रैप फॉर इंडिया in the coming future? Discuss the possibilities and give your opinion। 250 वर्ड्स में यह क्वेश्चन करना है। यह आपका GS पेपर 3 के सिलेबस सब टॉपिक इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से लिया है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्या हेल्थ सेक्टर मिडिल इनकम ट्रैप से इंडिया को बचा सकता है। सबसे पहले मिडिल इनकम ट्रैप को आपको पता होना चाहिए क्या है। मतलब है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स $2000 है, जिसमें बहुत मुश्किल से चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हेल्थ सेक्टर इसके रिगार्डिंग कुछ कर सकता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, वरना इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में कैसी ग्रोथ देखी जा सकती है, हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं इस सेक्टर के अंदर जो यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड डिस्कस है तो हमें यही सारी चीज़ें लिस्ट आउट कर देनी है। आप इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड कंटेंट को न्यूज़पेपर में से ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि आजकल हेल्थ सेक्टर की ही बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और उनके अंदर अच्छे एनालिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू देकर हेल्थ सेक्टर के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस का जिक्र कर सकते हैं। फिर मेन बॉडी के अंदर इंडिया का क्या पोटेंशियल है इस हेल्थ सेक्टर के अंदर,
उसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अभी फाइट कर रहा है कोरोना वायरस से, हो सकता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड की मदद कर सके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब इसे ज़्यादा डाउट में नहीं लीजिएगा, सोच के देखिए यूएस जैसी कंट्री भी घुटने टेक रही है कोरोना वायरस की वजह से। कंक्लूजन हम विजनरी दे सकते हैं, इंडिया को हेल्थ सेंटर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंडा अपनाना चाहिए, जिससे कि वह पूरी दुनिया में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन को पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सके। अभी भले ही कंट्री पैंडेमिक से जूझ रही है, लेकिन इंडिया को आने वाले अपॉर्चुनिटी और बैटल की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, और इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसके मॉडल आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। GS3 का क्वेश्चन था, हेल्थ सेक्टर हमें मिडिल इनकम ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर ला सकता है फ्यूचर में? ऐसी अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उन्हें डिस्कस करिए और अपनी ओपिनियन दीजिए। के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम मिडिल इनकम ट्रैप वाली सिचुएशन से ही कर सकते हैं। अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2018 में $2000 पर ईयर रही है, जो कि हाफ भी नहीं है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बनने के लिए। इस तरह से तो एडवांस नेशन को भी कैच कर पाना बहुत चैलेंजिंग काम है। इसलिए इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करना चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड में वह एक्सपेंड हो पाए और मास कंजप्शन भी इंक्रीज हो सके। और ये सारी चीज़ें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सेंटर पीस बना के की जाए। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर किया गया तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है मिडिल इनकम ट्रैप से ओवरकम करने का। मेन बॉडी को एड्रेस करते हुए हम सब हेडिंग बनाएंगे, इंडियाज पोटेंशियल इन हेल्थ केयर। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज या जो भी फिगर्स हमारे पास होंगी या ध्यान होंगी, हम उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। फिर मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर स्मॉलेस्ट है, बट अभी उसकी ग्रोथ बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर के रूप में देखी जा रही है। फिर हम बता सकते हैं कि इंडिया मेडिकल टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ की पर मेडिकल सर्विसेज बहुत लो कॉस्ट पे दी जाती है और क्वालिटी इनकी हाई होती है, स्पेशली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। फिर एक कंसेप्ट होता है अल्टरनेट मेडिसिन का। आयुर्वेद मेडिसिन या नेचुरोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाई है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। और फिर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, उसे एड्रेस करते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, पॉसिबल है कि इंडिया का हेल्थ केयर इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकाल सके। उसको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देंगे कि अभी जैसे कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल इतना रोबस्ट है कि उसने अभी हाइड्रोक्लोरोक्वीन कई नेशंस को एक्सपोर्ट करी। फिर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स भी मेडिकल पर्पज से बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई और तरह के सेक्टर्स पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है, जैसे कि क्यूजीन, एडवेंचर, मेडिकल, वेलनेस, स्पोर्ट्स में, फिल्म, रूरल एरियाज, रिलीजियस टूरिज्म। फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया को एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं जिसे एक कॉमन टर्म स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रैंक अमंगस्ट द टॉप 3 हेल्थ केयर मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। और अभी प्रेजेंट ईयर में हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.5 गुना ग्रो हो सकती है। लेकिन आंसर को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर हम नेगेटिव भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन आंसर को आर्टिकुलेट करते हुए सीधे सीधे एक रफ हेडिंग नहीं बनाएंगे। लिखेंगे द एम ऑफ कमिंग आउट ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप मे नॉट बी पॉसिबल अंटिल शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर आरंट रिजॉल्व्ड। और फिर हम लिस्ट आउट करेंगे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है। ओवर स्ट्रेच्ड से मतलब है कि इंडिया के अंदर पहले से ही डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और हॉस्पिटल बेड्स की बहुत कमी है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर और ऐसी जगह पर जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है। डॉक्टर्स की शॉर्टफॉल को आप WHO के डेटा से बता सकते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने डॉक्टर्स होने चाहिए और हमारे यहाँ पर एक्चुअल में कितने हैं। रीजनल डिस्पैरिटी भी देखी जाती है। रिपोर्ट्स जैसे कि नीति आयोग के अंदर कई स्टेट्स के बारे में तो यह भी है कि वह 2.5 गुना ज़्यादा दूसरी स्टेट्स के मुकाबले परफॉर्म करती हैं। आगे इंडिया अपनी हेल्थ केयर में
खर्च उतना नहीं करता है। अगर एक कंपैरेटिव डेटा देना चाहते हैं तो आप चाइना का भी दे सकते हैं। इंडिया 62 अप्रॉक्स पर पर्सन डॉलर खर्च करता है हेल्थ केयर पे, वहीं इंडिया 390 समथिंग डॉलर्स खर्च करता है। फिर एक मेडिकल जर्नल लैंसेट आती है, काफ़ी रेप्यूटेड है, उसने इंडिया को 145th प्लेस पे रख रखा है आउट ऑफ 195 कंट्रीज हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स के अंडर। और फिर बता सकते हैं कि इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के इंश्योर करने के बाद भी पेशेंट को अगर अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है तो उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी पेशेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वह इलाज कराएंगे, लेकिन बाकी का खर्चा जैसे उसको ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, दवाइयाँ लेने की, अगर कोई अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ी तो उसके चार्जेस, इस तरह से पेशेंट को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन की मेन डिमांड तो एड्रेस हो जाती है, पर एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड देने का स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए हम कंक्लूजन देंगे, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। इन दोनों सेक्टर्स को एक साथ काम करना चाहिए और इस तरह का इकोसिस्टम तैयार कर देना चाहिए जिसकी वजह से लाइफ साइंसेस और जो डिजिटल हेल्थ इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इनोवेशन आ सके। फिर जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ही ये डेवलप करेंगी, आज के समय की चैलेंजेस को डील कर पाएंगी, एंड देन इवेंचुअली इट विल हेल्प इन ओवरकमिंग द मिडिल इनकम स्टेटस ऑफ द इंडिया। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन टू कन्फ्रंट द मायरिड चैलेंजेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, डिस्कस। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है या GS पेपर 4 के सब टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स के अंडर में आ जाएगा। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। पढ़ने में काफ़ी फैंसी वर्ड्स दिए हुए हैं कि वैल्यू एजुकेशन इंसान को आजकल के चैलेंजेस जो सोसाइटी के अंदर हैं उन्हें डील करने के लिए एम्पावर करती है, ताकत देती है। और फिर डिस्कस, तो जो ब्रॉड थीम है वो वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है और आंसर कैसे रिलेट करके लिखना है कि वह कैसे हेल्प करती है आजकल के चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो बेसिकली कंटेंट में क्या आएगा, वैल्यू एजुकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, और इस तरह से क्वेश्चन का कंटेंट गैदर करना और आसान हो जाता है। वैसे इसका कंटेंट एथिक्स की किसी भी स्टैटिक बुक से मिल सकता है। फिर इसका स्ट्रक्चर और इजीली बन जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताएंगे, बॉडी के अंदर आप वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और आप बताएंगे कि यह किस तरह से आज की सोसाइटी के अंदर जो आजकल के चैलेंजेस हैं उन्हें डील करने के लिए कैसे हेल्प करता है। आजकल की सोसाइटी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन होना। तो इस तरह से बॉडी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे में बन सकती है। फिर कंक्लूजन के अंदर सबको कंक्लूड करके रिमार्क्स दे देना कि इस तरह से वैल्यू एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। एथिक्स में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उनके कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल्स देने से आंसर बहुत एनरिच हो जाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसका मॉडल आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपडेटेड फीचर्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया। होपफुली नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन रिलेटेड इस डिस्कशन वाले वीडियो को मॉर्निंग में ही पब्लिश कर दिया जाएगा। वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। GS4 के आंसर को देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन के अंदर हम वैल्यू एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, पर जैसे कि वैल्यू एजुकेशन को एक बिल्कुल रिजिड फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हम बताएंगे कि वैल्यू एजुकेशन इस तरह का प्रयास है जिसकी मदद से जो यंग लोग होते हैं अपने अंदर कई तरह के पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। अब ये प्रोसेस किसी की भी मदद से हो सकता है और जाने और अनजाने होता ही है।
जैसे एडल्ट्स होते हैं या ओल्डर पीपल होते हैं, हमारे टीचर्स, स्कूल के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के अंदर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। आंसर के अंदर वैल्यू डालने के लिए हम कोड का यूज़ कर सकते हैं। सीवी गुड ने कहा कि वैल्यू एजुकेशन उन सभी प्रोसेस के समावेश को कहेंगे जिसकी वजह से पर्सन के अंदर एबिलिटीज़, एटीट्यूड और कई तरह के बिहेवियर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर आपको सोर्स पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नॉर्मल हेडिंग बनाकर भी बॉडी की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 हैज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस आए हैं, बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट आया है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन रेस खुद अपनी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल रही है। फिर हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वह उजड़ते जा रहे हैं। आजकल की ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि यह ज़रूरी हो गया है कि स्टूडेंट्स मोरल डिलेमास के अंदर खुद डिसीजन ले सकें बिना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर। और आजकल के यूथ की अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। दे हैव स्टार्टेड टू क्वेश्चन द कंडक्ट ऑफ एल्डर्स, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स। दे डू नॉट सी द रेलेवेंस ऑफ द वैल्यूज प्रीच्ड। आज के मॉडर्न चैलेंजेस को कोट करते हुए हम लिख सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, रिलीजियस वॉर होते हैं, हेट क्राइम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। इन चीज़ों को शुरुआत से होने से ही पहले इनको रोक देना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है? वैल्यू एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया नॉलेज बेस्ड हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटी बनता जा रहा है, तो इट इज़ क्रिटिकल दैट यंग पीपल शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। सिर्फ यूं ही मिसयूज़ करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ऐसे नहीं करना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन की वजह से उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा, और जो अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा। और ऐसे यंग माइंड अगर बाद में चल के फ्यूचर में एक लीडर बनते हैं, तो उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनका एक सोशल और मोरल कैरेक्टर बनेगा, जो उन्हें हेल्प करेगा इस तरीके के डिसीजन लेने का जो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में होंगे। एक चैलेंज ये भी है कि लोग बाय स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब हेल्प की जब बात आती है तो वो सिर्फ फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करते हैं। वैल्यू एजुकेशन उन्हें इस चीज़ को कन्वर्ट करती है, इस तरह का मोरल बिहेवियर लाती है उनके अंदर कि वह एक्शन भी ले सकें, ना ही सिर्फ एक मोरल बाय स्टैंडर्ड बन के रह जाएं। और इस तरह से आप कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग्स को लिख सकते हैं। बेसिकली आपको बताने हैं चैलेंजेस और फिर उसके बाद उनको कैसे वैल्यू एजुकेशन हेल्प कर रही है इम्प्रूव करने में। कंक्लूड करते हुए हम लिख सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। और वैल्यू एजुकेशन को हमेशा फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर में रखकर काम करना चाहिए, और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।